हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टूडेंट टाइम पे। तो स्टूडेंट्स, हम लगातार अपने चैप्टर को हम देख रहे हैं। इसके पहले हमने अच्छी स्थिति को हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से देखा हुआ है। अगर आपको वो वाला टॉपिक नहीं सुनना है तो प्लीज़ आप एक बार उसको दोबारा देख लीजिए। आप सारी चीज़ों को पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो कम समझ में आता है। अगर आप उसको 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी स्टूडेंट्स। तो ये वाला भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है पिछली बार की तरह। तो आप अगर लगातार हमारे ऑनलाइन क्लासेस में अगर आप लगे हुए हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो आज का जो टॉपिक है ठीक उसी आगे होने वाला है, जो कि है निरक्षीय। तो ठीक है, अच्छी निरक्षीय दोनों एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर देने की बात कर रहा हूँ। बाकी जो इसका जो आपको पीडीएफ है सब आपको टेलीग्राम में हमारे ग्रुप पे मिल जाएगा। तो हम जल्दी जल्दी से आज देख लेते हैं अपने टॉपिक को। तो ये आपका रहा निरक्षीय स्थिति, जिसको हम देखने वाले हैं। आप जल्दी से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं निरक्षीय स्थिति। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम फिगर पे ध्यान देते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमारा फिगर हो जाता है त्रिभुज की तरह, ठीक है। यहाँ पर यह त्रिभुज की तरह आपका फिगर हो जाता है। देखिए, यह कोई वस्तु है बी और यहाँ पर ए। तो ए बी कोई वस्तु है जिसपे देखिए अगर हम ध्यान दें अपने बी पे, तो यहाँ पर माइनस चार्ज है, ठीक है, और इस पर प्लस चार्ज है। तो ठीक है स्टूडेंट, जब इस पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, उसके बाद यहाँ पर देखिए इसके जो बीच की जो दूरी है, इसके बीच की जो दूरी है, इसको कुछ इस प्रकार से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, ठीक उसी प्रकार से इसको निकाला गया है। यहाँ पर आपको बस फिगर पे ध्यान देना है, कौन सा मान कहाँ पे लगा हुआ है। इस यहाँ पर कुछ इस प्रकार से फिगर है, यहाँ पर आपको थीटा देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको पी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका फिगर है। फिगर अभी आपको बीच बीच में देखने को मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं कि कैसे कैसे हमने इसको बनाया हुआ है। तो निरक्षीय स्थिति क्या है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, यहाँ पर देखिए ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है, ठीक है। और निरक्षीय स्थिति में इसके बिंदु कहाँ, इसके बिंदु O से R दूरी पर, यहाँ इसके जो बिंदु है ये O है, O से ठीक R दूरी पर, इसके R दूरी पर एक बिंदु P है। हमने आपको बताया था एक बिंदु यहाँ पर P है, ये यहाँ पर, तो ठीक है P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको क्या पता चला, ये जो आपका यहाँ जो आपका P है, इस पर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी हमको E हमको फाइंड करना है। तो फटाफट से इसको हम फाइंड कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने आपको बताया था एक उसमें प्लस चार्ज था और एक उसमें माइनस चार्ज था। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा कि प्लस चार्ज से हमको पिछली वाली वीडियो में हमको प्लस चार्ज से हमको माइनस मिला था और माइनस वाले क्यू से हमको प्लस मिला था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये आपका निरक्षीय है। तो सबसे पहले देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू के कारण हमें क्या मिलता है इस कौन से बिंदु पी पर। तो स्टूडेंट देखिए कि E1 यानी हम सबसे पहले वाले हम जो आपका आवेश है उस पर देखने वाले हैं। हमें क्या मिल जाता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप कहेंगे ये वाला हमें आखिर मिला कहाँ, तो मैं आपको बता दूं, जब मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ पर यह हमको फार्मूला मिला था। वह फार्मूला कुछ इस प्रकार से था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो O है बिंदु, O से यहाँ आपका P बिंदु, तो इनके बीच की जो दूरी है L है यानी R है। तो इसको हम लपेटेंगे ना इसी में। तो A से P की दिशा में जब हम जाते हैं तो हमको कुछ इस प्रकार सा फार्मूला देखने को मिल जाता है। तो अब इसके आगे इसी प्रकार से जब हम आगे चलते हैं तो हम अब आते हैं अपने माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको ज्ञात करेंगे। तो E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस बार आपने कुछ ध्यान दिया कि नहीं दिया, जब हम P से B के बीच में चल रहे हैं तो हमको प्लस मिल रहा है, और इसके पहले जब हम A से P के बीच में चले थे तो हमको फिर भी हमको प्लस में मिला। अब आप सोचिए कि पहले से ये कितना ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है, तो इसको आपको समझना जरूरी हो जाता है। देखिए E1 और E2 क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में नियोजित करने पर, यानी क्षैतिज ऊर्ध्वाधर
ठीक है, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज, यानी कुछ इस प्रकार वाला जो आपका टॉपिक है करने पर ऊर्ध्वाधर घटक में हमको क्या मिलता है, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा। आपने ऊपर फिगर में देखा होगा, तो बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर, आपने देखा दोनों ये प्लस में आए हैं, तो जब बराबर हैं तो यह आपस में निरस्त हो जाते हैं। ठीक है, ये आपस में निरस्त हो जाते हैं, जबकि क्षैतिज घटक E1 कॉस थीटा तथा E2 कॉस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण ये जुड़ जाएंगी, क्योंकि ये एक ही दिशा में जा रहा था। तो अब हम क्या देखते हैं, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का जो परिणामी तीव्रता होगा वह क्या हो जाता है, तो एक ही दिशा में होगा तो ये जुड़ेगा, तो इसको आपस में जोड़ देते हैं कि E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, इसको आपस में जोड़ देते। अरे यार दोनों प्लस में है, दोनों जब प्लस में, अगर ये माइनस माइनस में होता, जैसे एक माइनस में प्लस में, तो ये तो इससे ये कट जाता, लेकिन हमने क्या देखा, दोनों हमारा प्लस में आया। जब प्लस में आया तो प्लस प्लस इक्वल टू प्लस ही होता है ना, तो ये आपस में जुड़ रहे हैं, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। तो हमारे E1 का मान इतना था, E2 का मान हमारा इतना था, बस दोनों में कॉस लगा हुआ है, कॉस क्योंकि हमारे फिगर में एक त्रिभुज इस प्रकार से वहाँ पर बन रहा था, यहाँ पर आपको एक थीटा मिला था। ठीक है, तो अब हम क्या देख लेते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन, हमको ये वाला पार्ट हमेशा कॉमन मिलेगा, इधर वाला जो क्यू है क्यू भी कॉमन मिलेगा, तो कॉमन वाले को हम पहले उठा लेंगे। साथ साथ हमको कॉस भी हमको मिल रहा है कॉमन, तो सब कुछ लगभग कॉमन ही मिल रहा है। तो बस ये नीचे वाला भी देखिए, नीचे वाला भी कॉमन है, देखिए यही चीज़ यहाँ भी है यार, जब कॉमन है तो यही चीज़ उठा लाओ, बस यहाँ पर आप 2 कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि कॉस आपका 2 कॉस हो जाएगा ना जी, और क्यू जो है ये 2 की हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर जब यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये 2 2 4 6 8 कहाँ नहीं होगा, अरे 2 कॉमन में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसके आगे हम क्या देखते हैं, इसके आगे हम अब देख लेते हैं कि, तो अब हम क्या देख लेते हैं कि E=1/4πε0 के 2Q। ठीक है, R² प्लस L²। अब आप कहेंगे कॉस थीटा कहाँ गया, तो कॉस थीटा यहाँ पर हमने मान रख दिया, तो कॉस थीटा यहाँ फार्मूला लिखा है, चूंकि कॉस थीटा इक्वल टू लंब बटे, ये आपका फार्मूला होता है R² प्लस L²। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा लाल बटे का LAL KA, तो आधार बटे कण, उस फिगर अगर आप जाएंगे तो उसके हम आधार और बटे कण को हमने आपको यहाँ पर दिखाया था, यहाँ पर था ये वाला जो मान था, ये आपका यहाँ पर इसमें फिगर में था। तो आपके कॉस थीटा का मान कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इसके आगे हम क्या देखते हैं, जब आपके कॉस थीटा का मान यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद हम सेम वही प्रोसेस हम देखते हैं कि अगर हम L² को छोड़ देते हैं, क्योंकि L² ये आपके R से यह छोटा है, तो अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो अगर उसमें L हट जाएगा, तो हमने पढ़ा था PQL हमने एक पढ़ा था। ठीक है, हमने एक फार्मूला पढ़ा था इसके पहले आपके विद्युत बल आघूर्ण में। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, E=ε0 के P/R³। ठीक है, ये हमको इस प्रकार से फार्मूला मिल जाएगा, P बराबर 2QL होता है, P बराबर 2QL होता है। ठीक है, P बराबर 2QL होता है, और जब हम उसमें से L को हटा देंगे तो हमको P का फार्मूला मिल जाएगा। और चूंकि जो आपका K का मान है, यहाँ जो आपको ये K दिखाई दे रहा है, इसका मान 1 है, जब इसका मान 1 हो जाएगा तो यह तो कुल मिला के वहाँ से हट ही जाएगा। यह जब हट जाएगा तो इस प्रकार से आपको मिल जाएगा कि E=1/4πε0 P/R³। इस प्रकार से हमको फार्मूला फाइनली मिल जाएगा, जो कि हमको प्रूव करना था। तो इस प्रकार से निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ करके जाती है। तो आपको स्टूडेंट थोड़ा सा शायद कम समझ में आया होगा, मैं आपने कमेंट जरूर कीजिएगा स्टूडेंट, आपको सारी चीज़ अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट, आप एक बार जाके उसको फिर से देखेंगे, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसलिए कम समझ में आया होगा। बाकी आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए।